अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको मिलते रहें स्वास्थ्यवर्धक वीडियोस के अपडेट लगातार। आपका यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है, इसके लिए आपको किसी को भी कोई भुगतान नहीं करना होगा। हाय गार्जियन, कैसे हैं आप? मैं सतीश पांडे, आपका हेल्थ स्ट्रेटजिस्ट। आज बात करूंगा डीपीटी वैक्सीन के बारे में, और अंत में हम बात पते की सेक्शन में आपको बताएंगे वैक्सीनेशन से जुड़े एक प्रमुख तथ्य के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डीपीटी वैक्सीन के बारे में। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस, 3 खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है उसको डीपीटी की वैक्सीन कहते हैं। डीपीटी में डिप्थीरिया, जिसे रोहिणी भी हिंदी में कहा जाता है, एक इन्फेक्शियस रोग है जो 2 से लेकर 10 वर्ष तक के आयु के लोगों को होता है, और यह सभी आयु के लोगों को हो सकता है, पर बच्चों को यह रोग ज्यादा होता है। यह रोग प्रायः गले में होता है और टॉन्सिल को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया में गला सूज जाने के कारण इसे बुलनेक भी कहा जाता है। यह रोग कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम के वायरस से होता है। कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया और कफ के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके अतिरिक्त यह वायरस एक प्रकार के टॉक्सिन को जन्म देता है, जिससे हृदय की मांसपेशियों में सूजन आ सकती है और आपके इम्यून सिस्टम में भी गड़बड़ी हो सकती है। डिप्थीरिया के लक्षण क्या होते हैं? डिप्थीरिया में नाक का बहना, गले में दर्द, बुखार, सर दर्द, अरुचि और कब्ज आदि बना रहता है। और अगर आपके बच्चे को या आपको यह लक्षण है तो आपको जल्दी ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डिप्थीरिया के उपचार क्या क्या हैं? अगर डॉक्टर को संदेह होता है कि डिप्थीरिया है तो वह कल्चर और शिक जांच करा के रोग की पहचान करता है। इसके अलावा फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, मुंह तथा गले में फंगस आदि भी डॉक्टर देखकर डिप्थीरिया के रोग की पहचान करता है। डिप्थीरिया की चिकित्सा में एंटीटॉक्सिन सीरम का उपयोग सबसे पहले किया जाता है। यह इस रोग की प्रथम औषधि है। इसके अलावा प्रोकेन बेंजाइल, पेंसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन का भी उपयोग किया जाता है। बचाव के तौर पर आप डीपीटी का टीकाकरण अवश्य कराएं, और बच्चे को गले संबंधी कोई समस्या हो तो तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क। पर्टुसिस, इसको वुपिंग कफ भी कहते हैं। हिंदी में इस बीमारी को कुकुर खांसी या काली खांसी भी कहते हैं। कुकुर खांसी बच्चों में होने वाली एक संक्रामक तथा खतरनाक बीमारी है। मुख्यतः यह बीमारी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। भारत में प्रत्येक 1 लाख आबादी पर 587 बच्चे प्रतिवर्ष इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। यह बीमारी बोर्डाटेल पर्टुसिस नाम के सूक्ष्म जीव से होती है। संक्रमण की सर्वाधिक बीमारियां 5 वर्ष से कम उम्र में होती हैं, और यह बीमारी नर बच्चों की अपेक्षा मादा बच्चों को अधिक होती है। 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं में इस बीमारी से मृत्यु दर अधिक होती है। हालांकि यह बीमारी साल के किसी भी महीने में हो सकती है, किंतु सर्दियों तथा वर्षा ऋतु में इसकी संभावना सर्वाधिक होती है। अब प्रश्न उठता है कि यह बीमारी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में किस प्रकार फैलती है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों की नाक बहती है, छींक आती है और वह खांसता है। नाक बहने के क्रम में जो तरल पदार्थ निकलता है, इसी से यह बीमारी फैलती है। खांसी या छींक के दौरान नाक, मुंह तथा सांस छोड़ने के क्रम में वायरस आसपास के वातावरण में फैल जाता है, जो दूसरे बच्चों को संक्रमित करने का कारण बनता है। यह बीमारी मुख्यतः बच्चों की प्रारंभिक अवस्था में, जब उनके माता पिता को उनकी बीमारी का पता नहीं चलता, खेल के मैदान में एक बिछावन पर सोने और एक ही बर्तन में खाने पीने के क्रम में फैलती है। ऐसी बात नहीं है कि रोग के वायरस संक्रमण के तुरंत बाद बीमारी बना देते हैं। रोगाणुओं के आक्रमण के पश्चात लक्षण दिखाई पड़ने में 1 से 2 सप्ताह का समय लग जाता है। सर्वप्रथम वायरस श्वसन तंत्र की बाहरी सतह के संपर्क में आकर सतह पर चिपक जाता है, जहां उचित माध्यम पाकर वृद्धि करने लगता है। उसके बाद सतह पर घाव बनता है, फलस्वरूप वह स्थान फूल जाता है। फिर त्वचा पर नेक्रोसिस की क्रिया होती है। नेक्रोसिस मतलब रक्त प्रवाह की कमी की वजह से त्वचा का क्षय होना। नेक्रोसिस के कारण
अन्य बैक्टीरिया का आक्रमण त्वचा पर होता है और ये बैक्टीरिया तेजी से वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। इतनी प्रक्रिया पूरी होने के 1 से 2 सप्ताह का समय लग जाता है। उसके बाद रोग अपना लक्षण दिखाना शुरू करता है, जो कि 3 भागों में प्रकट होता है। शुरू में बच्चे की खांसी होती है और नाक से पानी बहता है। फिर धीरे धीरे खांसी से बच्चे को कोई विशेष परेशानी नहीं होती, किंतु खांसी की गति बढ़ती है, क्योंकि श्वसन तंत्र प्रभावित करने की प्रक्रिया लगातार बढ़ती जाती है। जैसे जैसे श्वास तंत्र प्रभावित होता है, खांसी और खांसने की गति बढ़ जाती है और एक ऐसा समय आता है कि खांसी की वजह से रोगी रात को सो नहीं पाता। पहले जो केवल जागृत अवस्था में खांसी होती थी, अब वह नींद में भी होने लगी है, जिससे बच्चा खांसते खांसते उठ जाता है। यह स्थिति 2 से 4 सप्ताह तक बनी रहती है। उसके बाद यह अपना उग्र रूप दिखाती है और पहले से ज़्यादा भयंकर हो जाती है। अब पहले की अपेक्षा बच्चा और ज़्यादा खांसने लगता है और खांसी का दौरा जल्दी जल्दी पड़ने लगता है। इस दौरान एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि बच्चे को सांस लेने तक में कठिनाई होने लगती है। उसके बाद सांस के क्रम में एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलने लगती है, जैसे किसी कुत्ते की रोने की आवाज़। यह आवाज़ श्वसन तंत्र में संक्रमण तथा ग्लाटिस के खुलने की वजह से होती है, किंतु वह हूप हूप की आवाज़ हमेशा नहीं होती। इसके बाद खांसी के साथ गाढ़े रंग का बलगम यानी कफ निकलता है। एक बात और, जब खांसी अपना बीभत्स रूप दिखाती है तो ठीक उसके बाद उल्टी हो जाती है और खाया पिया सब बाहर निकल जाता है। खांसी के दौरान जीभ का बाहर बार बार निकल आने का क्रम भी होता है और उस पर दांत पड़ने से घाव हो जाने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। बार बार खांसने की वजह से चेहरा लाल हो जाता है, बच्चा चिंतित लगने लगता है, कई बार तो अत्यधिक उदासीन हो जाता है और मानसिक तनाव की वजह से पूरे शरीर से पसीना छूटने लगता है, भोजन से विरक्ति हो जाती है और बच्चा भोजन भी नहीं करना चाहता। पर्टुसिस का रोकथाम उपलब्ध है। सभी शिशुओं को पर्टुसिस का टीकाकरण लगवाना पर्टुसिस से रोकथाम में सबसे आसान उपाय होता है। यह टीका प्रायः डीपीटी के संयुक्त रूप में लगता है, जिसमें कुकुर खांसी का भी टीका सम्मिलित होता है। पहले वाला संक्रमण और टीकाकरण जिंदगी भर पर्टुसिस से बचाव की गारंटी नहीं देता, फिर भी 6 वर्ष की आयु के बाद टीकाकरण की सिफारिश नहीं किया जाता यदि किसी को संक्रमण पहले नहीं हुआ है। पर्टुसिस का इलाज क्या हो सकता है? इस बीमारी के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसके दौरे की भयानकता को कम कर देते हैं। यदि रोग की पहचान आरंभिक अवस्था में हो जाए तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है। इरिथ्रोमाइसिन या एम्पिसिलिन का प्रयोग उपचार के लिए किया जाता है। श्वास नलियों की सिकुड़न को कम करने के लिए ब्रोंकियोडायलेटर दिया जाता है और कफ सिरप भी कफ को निकलने के लिए दिया जाता है। वैक्सीन की तीसरी वैक्सीन होती है टिटनेस की। टिटनेस, जिसे हिंदी में धनु स्तंभ भी कहते हैं, एक संक्रामक रोग है। यह रोग मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करता है। टिटनेस का रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से घावों के प्रदूषित होने के कारण होता है। इस बैक्टीरिया को बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम भी कहते हैं। यह मिट्टी में लंबी अवधि तक छेद बनाकर दीमक के समान रह सकता है। जब कोई घाव इस छेदनुमा घर में रहने वाले दीमक रूपी बैक्टीरिया से प्रदूषित होता है तो टिटनेस की बीमारी पैदा होती है। जब ये बैक्टीरिया सक्रिय होकर तेजी से बढ़ने लगते हैं और मांसपेशियों को प्रभावित करने वाला जहर पैदा करने लगते हैं तो टिटनेस का संक्रमण फैलता है। टिटनेस बैक्टीरिया पूरे वातावरण में आमतौर पर मिट्टी, धूल और जानवरों के मल में पाया जाता है। हमारे शरीर में बैक्टीरिया के प्रवेश का रास्ता आमतौर पर फटे हुए घाव, जो जंग लगी कीलों, धातु के टुकड़ों या कीड़ों के काटने, जलने या त्वचा के फटने से बनता है। प्रश्न उठता है कि टिटनेस के लक्षण क्या हैं और इनकी पहचान कैसे की जाए। सामान्य टिटनेस शरीर की संरचना की सभी मांसपेशियों को प्रभावित करता है और टिटनेस 4 प्रकार का होता है। पहला, स्थानीय टिटनेस। इस प्रकार के टिटनेस में बैक्टीरिया से संक्रमित घाव के आसपास मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं। दूसरा, सेफलिक टिटनेस। सेफलिक टिटनेस में शुरुआत में चेहरे की मांसपेशियां तेजी से प्रभावित होती हैं। यह आमतौर पर सर पर चोट या किसी कान में संक्रमण के कारण होता है। तीसरा तरीके का टिटनेस होता है नियोनेटल टिटनेस।
यह सामान्य टिटनेस जैसा ही होता है, लेकिन यह 1 माह से कम उम्र के शिशुओं, जिन्हें नियोनेट्स कहा जाता है, को प्रभावित करता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को टिटनेस का टीका दिया जाता है, जिससे उनके शिशुओं को टिटनेस की बीमारी ना हो पाए। चौथे तरीके का टिटनेस होता है सार्वदैहिक टिटनेस। सार्वदैहिक टिटनेस सबसे ज़्यादा होने वाला टिटनेस है। टिटनेस के कुल मामलों में 80% रोगियों को सार्वदैहिक टिटनेस ही होता है। इसका असर सिर से शुरू होकर शरीर के निचले हिस्से तक जाता है। इसका पहला लक्षण जबड़े का बंद हो जाना होता है। अन्य लक्षणों के तौर पर मुंह की पेशियों में जकड़न, जिसे रिसेस सिंड्रोनिकस कहते हैं। इसके बाद गर्दन में ऐंठन, निगलने में तकलीफ, छाती और पिंडलियों की मांसपेशियों में जकड़न। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षणों में बुखार, पसीना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ऐंठन आने पर हृदय गति का बढ़ना शामिल है। टिटनेस का कारण समझना टिटनेस से बचाव में बहुत ही फायदेमंद होता है। यह बीमारी क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होती है। यह बीमारी चोट के कारण फटी हुई त्वचा से शुरू होती है। अधिकांश मामलों में त्वचा के कटने या छिलने के कारण त्वचा में पैदा हुई दरार से ही यह बीमारी शुरू होती है। टिटनेस से संक्रमित हो सकने वाले अन्य घाव, जैसे सर्जरी के घाव, पिसे हुए घाव, छिलना, शिशु के जन्म और सुई के प्रवेश की जगह डेड टिश्यू के घाव भी टिटनेस के खतरे को बढ़ाते हैं। उन लोगों को भी टिटनेस हो सकता है जिन्होंने इनका टीका नहीं लिया हो या उसकी बूस्टर डोज लेना भूल गए हों। टिटनेस के लक्षणों में सामान्य तौर पर खुजली, मांसपेशियों में खुचाव, सूजन, कमजोरी या निगलने में कठिनाई सामान्य रूप से देखा जाता है। अक्सर चेहरे की मांसपेशियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं। जबड़ों की जकड़न आम बात है। इस स्थिति में चबाने के लिए जरूरी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और व्यक्ति कोई चीज चबाने की स्थिति में नहीं होता। धीरे धीरे यह जकड़न पीठ की मांसपेशियों को भी जकड़ लेती हैं और यह इतनी भयानक होती हैं कि इससे हड्डियां टूट सकती हैं और जोड़ हिल सकते हैं। गंभीर अवस्था में बोलने और सांस लेने की नली में भी जकड़न होती है। टिटनेस के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? टीकाकरण द्वारा टिटनेस को पूरी तरह बचाया जा सकता है। 1920 के दशक से ही टिटनेस का टीकाकरण शुरू हो गया है। टिटनेस टॉक्साइड में निष्क्रिय टिटनेस टॉक्सिन को रासायनों और ताप के प्रभाव में लाकर उसके जहरीले प्रभाव को कम किया जाता है, लेकिन इसके एंटीजेनिक प्रभाव को बरकरार रखा जाता है। टिटनेस टॉक्साइड किसी भी टीके के रूप में आमतौर पर आसानी से उपलब्ध है। वयस्कों के लिए आरंभिक टीकाकरण के 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर टिटनेस की 2 खुराक दी जाती है, जबकि 6 से 12 महीने के बाद तीसरी खुराक और हर 10 साल पर बूस्टर डोज देने की सिफारिश की जाती है, ताकि शरीर में जहर रोधी स्तर बना रहे। 50 या उससे अधिक उम्र के वयस्कों में टीकाकरण की सिफारिश की जाती है, क्योंकि हाल के दिनों में इस आयु वर्ग के कई मामले ऐसे आए हैं जिनको टिटनेस के रोग हुए हैं। जो लोग इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं रहते कि उन्हें टिटनेस का टीकाकरण अथवा बूस्टर डोज ली है, ऐसे सभी लोगों को टीकाकरण टिटनेस का दोबारा कराना चाहिए। जब कोई चोट लगती है तो हम फौरन एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं, यह जाने बिना कि हमने पहले टिटनेस का टीकाकरण करवाया है, बूस्टर डोज ली है अथवा नहीं। एक टिटनेस का इंजेक्शन बूस्टर डोज की तरह आपकी रक्षा तब करेगा जब आपने पहले टिटनेस का टीकाकरण करा रखा होगा और हर 10 साल पर बूस्टर डोज ले रखी होगी। इसलिए वयस्कों को सलाह दी जाती है कि टिटनेस का संपूर्ण टीकाकरण कराएं, जिसमें 2 टिटनेस की डोज 1 महीने के गैप के बाद लगाई जाती है और तीसरा टीका 6 महीने से 12 महीने के गैप के बाद लगाया जाता है। और अगर आपको कोई चोट लगे या ना लगे, पर हर 10 साल पर बूस्टर की खुराक आपको लेनी चाहिए, ताकि आपके शरीर में जहर का प्रतिरोध स्तर बना रहे। जब कोई चोट लगे तो एक टिटनेस का टीका लें, तभी यह एक टिटनेस का टीका आपकी टिटनेस जैसी गंभीर बीमारियों से रक्षा कर पाएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आपको लगता हो कि यह जानकारी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। धन्यवाद।